साथियों नमस्ते। आज हम प्रश्नावली 10.3 के प्रश्न करेंगे और इससे पहले के जितने भी वीडियोस है वो सारे मैंने प्लेलिस्ट में डाल दिए हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाओ और सारे वीडियोस आराम से देखो। तो देखो यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न है, व्रतों के कई जोड़े खींचिए। यानी हमें व्रतों के जोड़े बनाने हैं। प्रत्येक जोड़े में कितने बिंदु उभयनिष्ठ है? उभयनिष्ठ बिंदुओं की अधिकतम संख्या क्या है? यानी देखो पहले तो हम व्रतों के कितने प्रकार के जोड़े बना सकते हैं। तो देखो सबसे पहले हम दो व्रत लेते हैं। जैसे मान लो मैंने दो व्रत लिए, ये पहला व्रत हो गया और ये दूसरा व्रत हो गया। ये दोनों व्रत अलग अलग है ना। ये दोनों व्रत क्या है? अलग अलग है। ऐसी स्थिति में क्या मुझे एक उभयनिष्ठ बिंदु मिल सकता है? नहीं मिल सकता। उभयनिष्ठ बिंदु का मतलब कि वो इस व्रत के ऊपर भी स्थित हो और इस व्रत के ऊपर भी स्थित हो। ऐसा बिंदु जो दोनों व्रतों पर स्थित हो उसे हम उभयनिष्ठ बिंदु कहेंगे। तो इस कंडीशन में तो मुझे उभयनिष्ठ बिंदु मिलने वाला नहीं है। क्यों? तो मान लो अगर वो बिंदु मैं यहाँ लेता हूँ तो ये बिंदु ना तो इस पर है ना इस पर है। अगर बिंदु मान लो मैं इस व्रत की परिधि पर लेता हूँ तो ये बिंदु केवल इस पर स्थित है, इस पर स्थित नहीं है ना। तो यहाँ पर उभयनिष्ठ बिंदु कितने आएंगे? उभयनिष्ठ जो बिंदु है वो मिलेंगे हमें 0। उभयनिष्ठ बिंदु कितने मिलेंगे? 0। दूसरी स्थिति में हम व्रत के ऐसे जोड़े लेते हैं जो एक दूसरे को स्पर्श करें। यानी कि मान लो जैसे एक व्रत मैंने ये वाला लिया, ठीक है। दूसरा व्रत मैंने ठीक इस प्रकार से लिया कि ये व्रत एक दूसरे को क्या करे? स्पर्श करे, है ना। अब कोई भी दो व्रत एक दूसरे को केवल एक और एक बिंदु पर स्पर्श करते हैं। यानी कि ये दोनों केवल एक बिंदु पर स्पर्श करेंगे, है ना। यानी एक बिंदु ऐसा होगा जो इस व्रत पर भी स्थित होगा और इस व्रत पर भी स्थित होगा, है ना। तो जब दो व्रत एक दूसरे को स्पर्श करते हैं तो उस समय हमें उभयनिष्ठ बिंदु कितना मिलता है? हमें उभयनिष्ठ बिंदु मिलता है 1, ठीक है। अब हम एक जोड़ा इस प्रकार से लेते हैं जो एक दूसरे को काटे। दो वृत्त एक दूसरे को काटे। यानी अगर मान लो एक व्रत में ऐसे लेता हूँ और दूसरा व्रत ठीक इसके ऊपर इस प्रकार से लेता हूँ, तो इस केस में देखो ये दोनों व्रत एक दूसरे को दो बिंदु पर काट रहे हैं। एक तो इस बिंदु पर और दूसरा इस बिंदु पर, है ना। तो दो बिंदु पर ये दोनों एक दूसरे को काट रहे हैं। इस स्थिति में हमें जो उभयनिष्ठ बिंदु मिलेगा उनकी संख्या कितनी होगी? 2 होगी। यानी मैं ये 3 प्रकार से वृत्तों के जोड़े ले सकता हूँ। इनके अलावा कोई भी प्रकार नहीं है जो मैं अलग प्रकार से जोड़ा लेके इनको बताऊं। यानी मैं इनको 3 प्रकार से व्रतों के जोड़ों को ले सकता हूँ। पहले जब दोनों वृत्त अलग अलग हो। दूसरा जब दोनों वृत्त एक दूसरे को स्पर्श करे। तीसरा जब दोनों वृत्त एक दूसरे को काटे, है ना। जब दोनों व्रत एक दूसरे को स्पर्श नहीं करते हैं तब उभयनिष्ठ बिंदु हमें 0 मिलता है। जब दोनों वृत्त एक दूसरे को स्पर्श करते हैं तब हमें उभयनिष्ठ बिंदु 1 मिलता है। जब दोनों वृत्त एक दूसरे को काटते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं, तब हमें उभयनिष्ठ बिंदु कितने मिलते हैं? 2 मिलते हैं। तो हमें बताना है कि उभयनिष्ठ बिंदुओं की अधिकतम संख्या क्या है। तो उभयनिष्ठ बिंदुओं की अधिकतम संख्या 2 है। समझ गए ना। तो हम इसका भी उत्तर लिख देते हैं। अतः उभयनिष्ठ बिंदुओं की अधिकतम संख्या 2 होती है और न्यूनतम कितनी होती है? 0। अधिकतम 2 होती है और न्यूनतम 0 होती है। प्रश्न 2 है, मान लीजिए आपको एक व्रत दिया है, एक रचना इसके केंद्र को ज्ञात करने के लिए दीजिए। यानी हमें एक व्रत दिया हुआ है तो हम एक व्रत बना लेते हैं, ठीक है। तो ये पहले से हमें एक व्रत दे रखा है। अब हमें पता है इस व्रत का केंद्र ये है ना। लेकिन हमें क्या करना है? इसमें केंद्र का पता लगाना है जब हमें एक व्रत दिया हुआ हो। तो अब हम क्या करेंगे? इसका केंद्र ज्ञात करने के लिए इस व्रत के अंदर 2 समान लंबाई की जीवा खींचेंगे। और समान लंबाई की जीवा भी हमें किसकी सहायता से खींचनी है? प्रकार की सहायता से,
है ना। अब प्रकार की सहायता से जीवा कैसे खींचनी है, तो देखो मैंने प्रकार को थोड़ा क्या कर दिया, छोटा कर दिया, है ना। अब मुझे यहाँ समान लंबाई की 2 जीवाएं बनानी है, तो हम क्या करेंगे, प्रकार, ये जो हमारे वृत्त की परिधि है, इस परिधि के किसी भी बिंदु पर हम प्रकार की नोक को रखेंगे और दूसरे बिंदु पर हम पेंसिल की नोक को रखेंगे। तो देखो इससे ये प्रकार की परिधि पर मैंने यहाँ पर प्रकार की नोक के बिंदु को रखा और दूसरा पॉइंट जो है वो हमारा क्या हो गया, पेंसिल की नोक हो गई। अब देखो यहाँ पर भी हमें एक बिंदु मिलता है जो किससे बना है, प्रकार की नोक से। अब हम क्या करेंगे, इस बिंदु को और इस बिंदु को मिलाएंगे तो हमें एक जीवा मिलेगी। ठीक है, तो हम एक जीवा बना लेते हैं। इसी प्रकार इस वृत्त पर किसी भी जगह पर इसी लंबाई की दूसरी जीवा खींचेंगे। तो मैं इसके सामने ही दूसरी जीवा बना लेता हूं। जैसे देखो यहाँ पर मैंने प्रकार की नोक को रखा, तो एक तो बिंदु ये मिल गया हमें, दूसरा बिंदु हमें पेंसिल की नोक से मिलेगा, तो दूसरा बिंदु हमारा ये रहा। ठीक है, इन दोनों बिंदुओं को हम क्या करेंगे, मिलाएंगे। तो ये दोनों जीवा जो है इनकी लंबाई आपस में क्या है, समान है। अब हमें क्या करना है, इसमें केंद्र का पता करना। अब केंद्र का पता कैसे करेंगे, तो इन दोनों जीवाओं का हम क्या करेंगे, समद्वि भाजन करेंगे। और समद्वि भाजन हमने कक्षा 6 में सीखा है। समद्वि भाजन कैसे करते हैं, तो देखो पहले मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इन दोनों को नाम दे देता हूँ। जैसे इस बिंदु का नाम हो गया ए, इस बिंदु का नाम हो गया बी, इस बिंदु का नाम हो गया सी और इस बिंदु का नाम हो गया डी। तो एक तो जीवा हमारी हो गई ए बी और दूसरी जीवा हमारी हो गई सी डी, है ना। अब हमें इनका क्या करना है, समद्वि भाजन करना है। समद्वि भाजन कैसे करना, तो जो जीवा की लंबाई है उसमें प्रकार को हमें आधे से ज्यादा खोलना है। तो आधे से ज्यादा खोलना मतलब इतना आपको प्रकार खोलना है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, पहले ए पॉइंट पर प्रकार की नोक को रखेंगे और एक चाप काटेंगे। ये एक चाप हमने काट दिया। ठीक है, एक चाप हम वृत्त के अंदर की तरफ काटेंगे, ये हमारा दूसरा चाप हो गया। इसी प्रकार हमें अब प्रकार की नोक को जो है बी पॉइंट पर रखना है। ठीक है, और वृत्त के अंदर तथा वृत्त के बाहर 2 चाप काटने। तो देखो ये हमारे 2 चाप कट गए। अब देखो यहाँ पर भी हमें एक बिंदु मिल रहा है और यहाँ पर भी हमें एक बिंदु मिल रहा है। तो इन दोनों बिंदुओं को जब हम मिलाएंगे तो हमें ए बी का समद्वि भाजक मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों बिंदुओं को मिलाएंगे। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें इसके अंदर केंद्र का पता लगाना है। ठीक है, चलो, तो एक तो ए बी जीवा की समद्वि भाजक हमने खींच ली। इसी प्रकार हमें सी डी की भी एक समद्वि भाजक खींचनी है। तो देखो पहले से प्रकार को हमने आधे से ज्यादा खोल रखा है ना। तो अब इसका भी हम क्या करेंगे, समद्वि भाजन करेंगे। तो पहले हम सी पॉइंट पर प्रकार की नोक को रखकर एक चाप वृत्त के अंदर काटेंगे और दूसरा चाप जो है वृत्त के बाहर काटेंगे। ठीक है, इसी प्रकार बिंदु टी पर प्रकार की नोक को रखते हुए एक चाप वृत्त के अंदर और दूसरा चाप जो है वृत्त के बाहर की ओर खींचेंगे। अब यहाँ भी हमें 2 बिंदु मिले हैं। इन दोनों बिंदुओं को जब हम मिलाएंगे और इनका समद्वि भाजक खींचेंगे तो क्या होगा, देखो ठीक है, मैंने क्या करा, CD का भी समद्वि भाजक खींचा। अब AB का समद्वि भाजक और CD का समद्वि भाजक, ये दोनों समद्वि भाजक देखो कहां पर कट रहे हैं, जहां पर कट रहे हैं वही हमारा क्या है, इस वृत्त का केंद्र है, जो कि पहले से देखो मैंने प्रकार की नोक से बनाया था, है ना। सीधा वहीं पे मुझे ये मिला है। तो ये हमारा क्या हो गया, वृत्त का केंद्र हो गया। ये जो बिंदु O है वो हमारे वृत्त का क्या हो गया, केंद्र हो गया। ठीक है, तो जब हमें एक वृत्त दिया हुआ हो और उसमें हमें वृत्त का केंद्र बताना हो कि केंद्र किधर होगा, तो हम समान लंबाई की जीवाओं का समद्वि भाजन करके केंद्र का पता लगा सकते हैं। अब देखो इसकी रचना कैसे लिखनी है। तो
तो इसकी रचना में लिखेंगे सर्वप्रथम हमने एक वृत्त खींचा, ठीक है। अब ये वृत्त खींचने के बाद हमने क्या करा, हमने समान लंबाई की दो जीवाएं खींची, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, प्रकार की सहायता से समान लंबाई की दो जीवाएं जिनका नाम क्या है, AB और CD, AB व CD की रचना की। उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद जो ये दोनों जीवाएं हैं उनका समद्विभाजक खींचे, है ना। उसके बाद में हमने जीवा AB तथा CD के समद्विभाजक खींचे, ठीक है। और इनके समद्विभाजक खींचने के बाद क्या हुआ, जहां ये दोनों समद्विभाजक एक दूसरे को काटते हैं वही हमारा जो बिंदु है वो क्या है, वृत्त का केंद्र है। जहां दोनों जीवाओं के समद्विभाजक एक दूसरे को काटते हैं उसी बिंदु को केंद्र कहते हैं, ठीक है। उसी बिंदु को हम क्या कहते हैं, केंद्र कहते हैं। इस प्रकार वृत्त के केंद्र को ज्ञात किया गया, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ये प्रश्न संख्या 2 करना है। प्रश्न 3 है, यदि दो वृत्त परस्पर दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करें। तो यहाँ देखो, एक तो मैंने ये वृत्त लिया है जिसका केंद्र हमें क्या लेना है, P लेना है। दूसरा वृत्त मैंने ये वाला लिया है जिसका केंद्र क्या है, Q। और ये दोनों ही वृत्त दो बिंदुओं पर एक दूसरे को काट रहे हैं। तो ये जो बिंदु है मैं A ले लेता हूँ और ये बिंदु मैं क्या ले लेता हूँ, B ले लेता हूँ, ठीक है। आगे प्रश्न कह रहा है, तो सिद्ध कीजिए कि उनके केंद्र उभयनिष्ठ जीवा के लंब समद्विभाजक पर स्थित है। अब हमें ये सिद्ध करना है कि इन दोनों वृत्तों के जो केंद्र है, अगर मान लो इन दोनों केंद्रों को मैं मिला देता हूँ, ठीक है, तो इनके जो केंद्र है वो उभयनिष्ठ जीवा हमें कब मिलेगी, जब मैं बिंदु A और बिंदु B को मिलाऊंगा। तो इन दोनों वृत्तों के लिए मुझे एक उभयनिष्ठ जीवा AB मिलेगी, है ना। अब हमें ये सिद्ध करना है कि इनके जो केंद्र है वो इस उभयनिष्ठ जीवा के लंब समद्विभाजक पर स्थित है, ये सिद्ध करना है। तो सबसे पहले देखो हमें दिया क्या है, हमें दिया है कि P तथा Q केंद्र वाले दो वृत्त है जिसमें ये जो जीवा AB है, जिसमें जीवा AB इनकी क्या है, उभयनिष्ठ है। ये हमें दिया हुआ है, ठीक है। हमें सिद्ध क्या करना है, हमें इसमें दो चीज सिद्ध करनी है। हमें इसमें क्या सिद्ध करना है कि इनके जो केंद्र है वो इस उभयनिष्ठ जीवा के लंब समद्विभाजक पर स्थित है। अब इसका हमें लंब समद्विभाजक करना है। इसका मतलब क्या हुआ, मान लो ये दोनों रेखाखंड जो है एक दूसरे को M बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो लंब समद्विभाजक का मतलब है कि ये जो हमने केंद्र P और Q को मिलाया है, तो ये दोनों जीवा और ये रेखाखंड ये दोनों एक दूसरे को कहाँ प्रतिच्छेद कर रहे हैं, M पर। तो इस स्थिति में ये जो AB है इसका समद्विभाजन भी होगा और ये जो AB है वो इस PQ पर 90-90 डिग्री का कोण भी बनाएगी। इसे हम लंब समद्विभाजक कहते हैं, है ना। यानी हमें एक तो सिद्ध करना है पहली बात कि ये जो AM की दूरी है वो BM की दूरी के बराबर है ना। यानी इन दोनों का क्या है, समद्विभाजन है।
और कैसा समद्विभाजन है? लम समद्विभाजन है। यानी यहाँ पर ये कोण और ये कोण 90 डिग्री का होता है, ये भी हमें सिद्ध करना है। तो मान लो अगर ये कोण मैं 1 लेता हूँ और ये कोण 2 लेता हूँ, तो दूसरी चीज़ हमें सिद्ध करनी है कि कोण 1 बराबर है कोण 2 के, और ये दोनों ही कोण क्या है? 90 डिग्री के हैं। ये हमें सिद्ध करना है। इन दोनों को ही मिलाकर हम क्या बोलते हैं? लम समद्विभाजक बोलते हैं। ठीक है, चलो अब हम इसकी करते हैं उत्पत्ति, यानी इसको सिद्ध करते हैं। तो सिद्ध करने के लिए पहले देखो मैं इस P और A को मिला देता हूँ। ये हमारी क्या हो गई? त्रिज्या हो गई। P और B को मिलाऊंगा तो ये भी हमारी त्रिज्या हो जाएंगी। A और Q को मिलाऊंगा तो ये भी त्रिज्या है। B और Q को मिलाऊंगा तो ये भी हमारी क्या हो जाएगी? त्रिज्या। अब इसका चित्र मैं नीचे बना लेता हूँ। एक तो देखो ये हमारा क्या हो गया? P हो गया और ये Q हो गया, है ना। और यहाँ पर हमारे पास ये बिंदु क्या है? A है, और ये बिंदु हमारा B है। ये हमारी क्या है भाई? त्रिज्या है, क्योंकि ये केंद्र और ये वृत्त की परिधि पर स्थित कोई बिंदु है। जब इसको मिलाएंगे तो त्रिज्या बनेगी। ये भी हमारी क्या हो गई? त्रिज्या हो गई। ये भी त्रिज्या है और ये भी त्रिज्या है, और त्रिज्या हमेशा समान होती है ना। चलो अब यहाँ पर ये बिंदु हमने क्या लिया? M। अब देखो मैं दो त्रिभुज ले रहा हूँ। एक तो ये ऊपर वाला त्रिभुज ले रहा हूँ APM, APQ, APQ। एक तो त्रिभुज मैं ले रहा हूँ APQ, और दूसरा मैं त्रिभुज इसके नीचे वाला ले रहा हूँ PBQ, PBQ। इन दोनों को हमें सर्वांगसम करना है। जब ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम होंगे तो हम क्या करेंगे? इस कोण नंबर 3 और इस कोण नंबर 4 को बराबर करेंगे। ठीक है, पहले ये काम करेंगे, फिर आगे बताऊंगा कि इसको सिद्ध कैसे करना है। तो सबसे पहले मैंने दो त्रिभुज लिए। इन दोनों त्रिभुजों को हमें क्या करना है? सर्वांगसम। तो सर्वांगसम कब होंगे? तो देखो इस त्रिभुज की जो ये भुजा आपकी AP है, वो दूसरे त्रिभुज यानी ये नीचे वाला जो त्रिभुज है, इसकी भुजा BP के क्या है? बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि इन दोनों की त्रिज्याएं समान है। चलो इसको मैं R1 और इसको भी R1 कर लेता हूँ, इसको R2 और R2 कर लेता हूँ। यानी ये जो दोनों है वो इस वृत्त की त्रिज्याएं हैं, और ये जो दोनों त्रिज्याएं हैं वो इस वृत्त की त्रिज्याएं है ना। दोनों त्रिज्या अलग अलग है। चलो तो ये दोनों त्रिज्या समान है, तो मैं ये लिख सकता हूँ कि AP जो है वो इस BP के बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि वो P केंद्र की त्रिज्या है, P केंद्र वाले वृत्त की त्रिज्या। ठीक है, चलो फिर और क्या बराबर कर सकता हूं इन दोनों के अंदर? तो देखो यहाँ पर ये वाला हमने त्रिभुज लिया है ना, तो इस त्रिभुज में ये जो त्रिज्या है वो इस त्रिज्या के बराबर होगी। यानी मैं कह सकता हूं जो AQ है वो BQ के बराबर होगी। क्यों बराबर है ये दोनों त्रिज्या? क्योंकि ये Q केंद्र वाले वृत्त की त्रिज्या है, Q केंद्र वाले वृत्त की त्रिज्या। ठीक है, और हम इसमें क्या बराबर कर सकते हैं? तो देखो ये जो PQ भुजा है वो इस त्रिभुज में भी है और नीचे वाले त्रिभुज में भी है। यानी ये जो भुजा है वो दोनों के लिए कॉमन है। तो मैं कह सकता हूँ PQ बराबर PQ, क्योंकि ये दोनों भुजाएं क्या है? उभयनिष्ठ है। ठीक है, उभयनिष्ठ है। चलो तो अब यहाँ पर देखो भुजा 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 नियम से मैं क्या कह सकता हूँ कि ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या है? सर्वांगसम है। तो मैं कह सकता हूँ त्रिभुज APQ जो है वो दूसरे त्रिभुज PBQ के सर्वांगसम है। और किस नियम से है? SSS नियम से। ठीक है, दोनों त्रिभुज क्या है? आपस में सर्वांगसम है। अब जब दोनों ऊपर और नीचे वाला त्रिभुज आपस में सर्वांगसम है तो इसके संगत अवयव हम क्या कर सकते हैं? बराबर कर सकते हैं, है ना। तो मैं क्या करूंगा? इस त्रिभुज का जो कोण 3 है वो इस नीचे वाले त्रिभुज के कोण 4 के बराबर कर सकता हूँ। तो मैं कह सकता हूँ कोण 3 जो है वो कोण 4 के बराबर है। क्यों बराबर है? CPCT नियम से। CPCT का मतलब क्या? कि जब दो त्रिभुज आपस में सर्वांगसम हो तो इनके संगत अवयव जितने भी है वो आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, यही CPCT का मतलब होता है। तो कोण 3 और कोण 4 आपस में बराबर होगा। ये मैं ले लेता हूँ समीकरण नंबर 1। ठीक है, ये आगे काम आएगा। अब देखो अब मैं दो त्रिभुज और ले रहा हूँ, है ना। इसके अंदर दो त्रिभुज और ले रहा हूँ। एक तो मैं ले रहा हूँ ये वाला त्रिभुज, ठीक है, और दूसरा मैं ले रहा हूँ ये वाला त्रिभुज। यानी एक तो त्रिभुज हो गया मेरा
त्रिभुज AMP, और दूसरा त्रिभुज हो गया हमारा BMP में। अब इन दोनों त्रिभुजों को हमें क्या करना है, सर्वांगसम करना है। ठीक है, तो इन दोनों में क्या क्या हम बराबर कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखो, ये त्रिज्या इस त्रिभुज की और ये त्रिज्या इस त्रिभुज की, ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। क्यों? क्योंकि ये P केंद्र वाले वृत्त की त्रिज्या है। तो हम कह सकते हैं कि AP जो है वो BP के बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि ये क्या है, त्रिज्या है। किसकी त्रिज्या है? P केंद्र वाले वृत्त की त्रिज्या है। और मैं क्या बराबर कर सकता हूं, तो देखो इन दोनों त्रिभुजों में ये जो भुजा है वो दोनों त्रिभुजों के लिए क्या है, उभयनिष्ठ है। तो मैं लिख सकता हूं कि जो PM है वो दूसरे वाले त्रिभुज की PM के बराबर होगी। क्यों बराबर है? क्योंकि ये उभयनिष्ठ है। ठीक है, दो चीजें हो गई। तीसरी चीज देखो, ये कोण मैंने समीकरण 1 में बराबर किए है ना, तो मैं कह सकता हूं कोण 3 जो है वो कोण 4 के बराबर होगा। ये कहां से बराबर है? क्योंकि हमने इसको सिद्ध किया है ना, सिद्ध किया। या फिर आप लिख सकते हो समीकरण 1 से हम ये लिख सकते हैं। तो अब ये देखो, ये दोनों त्रिभुज आपस में किस नियम से सर्वांगसम हुए? तो देखो, ये हो गई भुजा, ये हो गई भुजा, और ये हो गया कोण। यानी SAS नियम से मैं ये कह सकता हूं कि दोनों त्रिभुज आपस में क्या है, सर्वांगसम है। यानी मैं लिख सकता हूं त्रिभुज AMP सर्वांगसम है त्रिभुज BMP के। और क्यों बराबर है? क्योंकि ये है SAS नियम से। ठीक है, सर्वांगसम है SAS नियम से। अब जब ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम हैं तो इसके जितने भी संगत अवयव है उनको हम क्या कर सकते हैं, बराबर कर सकते हैं। तो हमें किस किस को करना है? हमें तो AM और BM को बराबर करना है। तो देखो, इस त्रिभुज के अंदर ही आते हैं दोनों, और ये इसका संगत भाग है। तो मैं लिख सकता हूं कि AM जो है वो इस BM के बराबर होगा। क्यों बराबर होगा? CP/CT से बराबर होगा, है ना। यानी जब दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम है तो इनके ये संगत अवयव आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो पहली चीज तो हमारी सिद्ध हो गई। दूसरी चीज हमें ये सिद्ध करनी है कि इन दोनों कोणों का मान, यानी कोण 1 और कोण 2, ये दोनों 90 डिग्री के होंगे और दोनों बराबर भी होंगे। ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो इसके लिए हम देखो क्या करेंगे, पहले तो इन दोनों को बराबर करेंगे। बराबर क्यों करेंगे? कोण 1 जो है वो कोण 2 के बराबर होगा। क्यों होगा? CP/CT नियम से। CP/CT नियम से। क्यों? क्योंकि दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है और हमें ये दोनों बराबर करने हैं, और ये दोनों संगत अवयव है, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। तो कोण 1 और कोण 2 आपस में बराबर हो गए। अब हमें इनको 90 डिग्री भी प्रूफ करना है। तो देखो, 90 डिग्री प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो हम जानते हैं कि जब दो रेखाएं आपस में एक दूसरे को काटती है ना, तो यहाँ पर जो ये कोण बनता है ना, कोण नंबर 1 और ये कोण नंबर 2, इसकी जोड़ कितनी होती है, 180 होती है। यहाँ पर मैं इसको समीकरण 2 ले लेता हूँ, है ना। इसकी जोड़ हमें कितनी मिलती है, 180 मिलती है। ये कौन सा नियम है, रेखिक युग्म का नियम है ना। यानी अब हम यहाँ लिख सकते हैं कि कोण 1 और कोण 2 की जोड़ कितनी होगी, 180 डिग्री होगी। क्यों होगी? तो रेखिक युग्म से होगी। रेखिक युग्म से। रेखिक युग्म क्या होता है कि हम जानते हैं कि अगर किसी रेखा पर कोई किरण खड़ी है तो यहाँ पर बनने वाले इन दोनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। तो मुझे इन दोनों का योग कितना लेना है, 180। कौन से नियम से? रेखिक युग्म से। अब देखो, समीकरण 2 में मैंने क्या कहा कि कोण 1 जो है वो कोण 2 के बराबर है। यानी कोण 2 की जगह मैं कितना लिख सकता हूँ, कोण 1 लिख सकता हूँ, क्योंकि दोनों आपस में बराबर है। तो यहाँ हो गया कोण 1 प्लस कोण 2 की जगह मैं कोण 1 लिख सकता हूँ, बराबर 180 डिग्री। कोण 1 और कोण 1 जुड़ के कितना हो गया, 2 कोण 1, यानी ये दोनों 2 हो जाएंगे, है ना। 2 कोण 1 बराबर 180 डिग्री। अब यहाँ 2 गुणे में है तो उधर किस में जाएगा, भाग में जाएगा। तो कोण 1 बराबर हो जाएगा 180/2, है ना। ये 2 गुणे में है तो उधर बट्टे में जाएगा, यानी भाग में जाएगा। अब इसको हम काटेंगे तो ये कितनी बार कटेगा, 90 बार। यानी कोण 1 बराबर कितना मिलेगा, 90 डिग्री मिलेगा। अब जब कोण 1 90 डिग्री है तो कोण 2 भी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, क्योंकि दोनों आपस में क्या है, बराबर। अतः हम लिख सकते हैं, अतः कोण 1 बराबर है कोण 2 के, और दोनों ही कितने हैं, 90 डिग्री के हैं। ठीक है, और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था, HP। एक तो हमने ये सिद्ध किया
कि ये जो भुजा है AM वो इस BM के बराबर है, और दूसरा हमें सिद्ध करना था ये कोण 1 और कोण 2 90 डिग्री के है और दोनों बराबर है। समझ गए? विनय क्लासेज की प्लेलिस्ट के लिए आपको YouTube के सर्च में जाना है, ऊपर लिखना है विनय क्लासेज और सर्च करना है। इसमें आपको मेरा चैनल दिखाई देगा, चैनल में आपको जाना है। इसके बाद में यहाँ पर देखो होम, वीडियोज़ और प्लेलिस्ट का ऑप्शन है, तो इस प्रकार से आप मेरी प्लेलिस्ट पा सकते हैं।